बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 6 नवंबर है। हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई को तकरीबन 1 माह गुजर गया है। इस वक्त गज़ा और मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखें, सूरत हाल तो बड़ी ख़ौफनाक है, भयानक है। इस वक्त इस वीडियो में जो है वो गज़ा की सूरत हाल, लबनान वाली साइड पे क्या चल रहा है, उस तफसील से आने से पहले बहुत ही अहम और बड़ी ख़बर वो तालिबान और इरानियन इंटेलिजेंस ने एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और एक बड़ा भयानक और ख़ौफनाक मंसूबा था इसराइल का, जिसको नाकाम बनाया। और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। जो मकाम है जहाँ पर ये मंसूबा बनाया जा रहा था, और फिर कोऑपरेशन होना तालिबान और इरानियन इंटेलिजेंस के दरमियान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फ़लस्तीनियों की हिमायत में जो खड़े हैं लोग, उसमें ईरान सरे फहरिस्त है। सही। और अगर उसकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है और एक और मुस्लिम मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ पर सिटिंग जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके साथ उनकी बदएतमादी पैदा हो जाती है, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो फिर उसका जो फ़लस्तीनी कॉज़ है उसको बड़ा नुकसान होगा। और तालिबान ने बड़ा बरवक्त ये काम किया ईरानी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर। राइट। मकाम एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि जो ईस्टर्न ईरान है, मशरक़ी ईरान है, बॉर्डर आपको पता है कि ईरान का एक तवील बॉर्डर मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ जी। वो मशहद से लेकर और फिर पाकिस्तानी इलाके तक, जहाँ पर जाकर पाकिस्तान से जाकर जुड़ता है अफ़गानिस्तान का इलाका, वहाँ तक जो ईरानियन साइड ऑफ बलूचिस्तान है, जाहिदान का एरिया, ये तमाम एरियाज़ मिलते हैं। अब एग्जैक्टली किस मकाम पर ये हो रहा था ये डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन मुसाद के एजेंट्स को इन दोनों मुल्कों की जो इंटेलिजेंस है, तालिबान ने और इरानियन इंटेलिजेंस ने मिलकर अफ़गानिस्तान की साइड पर पकड़ा है। राइट। और ये कर क्या रहे थे? तीनों की नेशनैलिटी ईरानियन है। अच्छा। जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, इरानियन नेशनैलिटी है उनकी, ईरान के रहने वाले, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ऑपरेट कर रहे थे ये अफ़गानिस्तान की सॉइल से। सही। और काम कर रहे थे ये मोसाद के। इनके तमाम ट्रेसेस जो हैं वो भी पकड़े गए, और इनका मंसूबा ये था कि इन्होंने ड्रोन अफ़गान सरजमीन से उड़ाने थे, और ये सुसाइड ड्रोन्स थे। यानी ये एक तो होता है ना आपका कि जिस तरह इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जाते हैं, उसके लिए इनका मकसद ये नहीं था कि ये जाएंगे और फिर वापस भी आ जाएंगे। राइट। ये इन्होंने जाना था, और ये खुदकुश ड्रोन्स जो हैं, अब इन्होंने किस किस्म का मवाद लेकर जाना था एग्जैक्टली अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना डीप डाउन इनसाइड ईरान ये जा सकते हैं। ईरान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, या उनके जो मिलिट्री बेसिस समझ लें, उनके पास जो एसेट्स हैं, ईरान के मिलिट्री एसेट्स, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 20 साल अमेरिका और अमेरिका के इत्तहादी ऑपरेट करते रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से ईरान के साथ आपको पता है कि उनका किस किस्म के इख्तलाफात हैं और किस किस्म की लड़ाई है। तो ईरान को ज़ाहिर है कि हमेशा ये ख़दशा रहा कि कोई अटैक इस साइड से भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस बहुत रखी हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्या अटैक जो है वो किसी मिलिट्री टारगेट को करना था, सिविलियन टारगेट को करना था, या फिर किसी ऐसी जगह पर अटैक होता अफ़गानिस्तान के सॉइल से जो कि ईरान के रहने वालों के मजहबी जज्बात को भड़का देता। अच्छा। क्योंकि मशहद यहाँ पर शामिल है, दीगर इलाके शामिल। बिल्कुल सही। उस सूरत में पूरे ईरान में आपको पता है कि एक फोकस शिफ्ट होके अफ़गानिस्तान की तरफ हो जाता, और लड़ाई की एक सूरत हाल ही और हो जाती। लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑपरेशन, और पता ये चल रहा है कि ये जो 3 बंदे हैं इनको कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और इनसे मज़ीद जो ट्रेसेस हैं और जो लिंक्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट अब से चंद घंटे पहले की है। और हिज़्बुल्लाह ने जो किया है, और हिज़्बुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हसन नसरुल्लाह, उनका जो खिताब हुआ उसके ऊपर हम अलग से बात नहीं कर सकते, तो पोर्शन उसका जो है वो मैं टच करूँगा कि एग्जैक्टली हिज़्बुल्लाह क्या कर रही है, और क्यों उन्होंने एक ओपन, जिस तरह एक क्लियर फौरी तौर के ऊपर जंग का ऐलान क्यों नहीं किया, उसकी मुमकिन वजूहात क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों से बात भी हुई है, वो क्या कह रहे हैं। पहले मेरा ख्याल है कि वो एटमी जो धमकी दी है इसराइल ने, उसकी तरफ आ जाते हैं, फिर गज़ा की सूरत हाल की तरफ। और बड़ी हैरान कौन चीज़ है। अच्छा देखें, वो बेसिकली जो है ना, जो जिस मिनिस्टर ने ये धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे गज़ा पे, अच्छा उसको शायद पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है।
इसराइल जो है, इसराइल एग्जिस्ट करता है फ़लस्तीन में। एब्सोल्युटली। बेसिकली फ़लस्तीन पर ही कब्जा का किया, कब्जा करके उसका नाम इन्होंने इसराइल रख लिया। और उसी में है ये गज़ा की पट्टी, और ये है 12 किलोमीटर चौड़ी, एट लाइक मैक्सिमम 42 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब, अच्छा मैं 2-3 चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ये कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिराते हैं तो उसकी जो तबाही है, उसके असरात, पहली बात तो ये कि आप खुद पे गिरा रहे हैं, दूसरी बात ये कि फिर आपके पास कोई, यानी कि ये जितनी भी मगरबी क़ुव्वतें हैं अंदर से तो ये फिर भी इनके साथ है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जहाँ पर इनके अपने यहाँ पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। जी, अभी ऑलरेडी वेस्ट में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। ये कुछ लोगों को फारिग भी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इजरायली माइंड सेट है वो क्या है। 4000 से ज़ायद मासूम बेगुनाह बच्चे कम सिन ये मार चुके हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं शहीद कर चुके हैं, ये शहीद कर चुके हैं। और उसमें इनका मौक़िफ़ पता है कि ये कह क्या रहे हैं जी। जो बच्चों के मरने पे, यहाँ पे ज़रा दिल थाम के जिन लोगों के बच्चे हैं वो सुने, वो ये कह रहे हैं कि ये टाइम बॉम्ब्स हैं। इन्होंने चंद सालों के बाद बड़े होके हमारे ऊपर फटना था, या इन्होंने हमारे, यानी एक तो आपने उनका कब्ज़ा किया हुआ है, उनकी आपने ज़मीनें, पीपल नो द हिस्ट्री, तो आई डोंट नीड टू रिपीट। आप गासिब हैं, आप काबिज़ हैं, आप जारे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम इनको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़े होकर हम पर हमले करने थे। ये तो सूरत हाल है। अच्छा, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब पहले तो उसका एक दायरा है ना जी, कि उसने जो तबाही मचानी है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकली जेनोसाइड, जिस तरह सफ़े हस्ती से मिटा देना। दूसरी बात ये कि वो जो साहब है उनको ये पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो आबी हयात मेडिट्रेनियन बहिरा रूम के साइड पे ख़त्म कर देगा। सही। वहाँ जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। उसके बाद जो 12 किलोमीटर की पट्टी है उसमें ये तबाही महदूद नहीं रहेगी। ताबकारी के असरात जो हैं वो पूरे इसराइल के ऊपर, जो फ़लस्तीन है बेसिकली, जी, जिसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उस पर आएंगे। जो इनके अपने सेटलर्स बिठाए हुए हैं फेंस के दूसरी तरफ, उन पर आएंगे। उसके बाद जिस वक्त एटमी धमाका होता है ना, वो उससे उससे जो बेसिकली जो गुबार उठता है, जिस तरह बॉम्ब के इम्पैक्ट के साथ वो आता है। जिन लोगों ने इसको स्टडी किया है, जो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, मैंने कुछ स्टडीज़ पढ़ी हैं, वो फिर गुबार जो उससे उठने वाला है, जो उसका इम्पैक्ट आने के बाद वो जाकर कशिश सकल के दायरे से इतना बुलंद जाता है कि उससे ऊपर जाकर मौलिक हो जाता है हवा में, वो नीचे नहीं आता। वो डस्ट सेटल होने में कई साल लगते हैं। सूरज की शुआएं उसके इर्द गिर्द के एरिया के ऊपर गिरना बंद हो जाती हैं। तो इसराइल बेसिकली वो बंदा ये कह रहा है कि हम अपने ही मुल्क में एटम बम चलाएंगे और यहाँ पर ऊपर ये हो जाएगा, हमारे अपने यहाँ अनाज उगना बंद हो जाएगा, ताबकारी होगी, कई दिहाइयों तक लूले लंगड़े बच्चे पैदा होंगे इनके अपने। ये अगर ये करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि पागलपन अहम काना बात है। सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है उसको ज़रा क्विकली देख लेते हैं और फिर हमास वाले मामले पर आते हैं, क्योंकि हमास वाला मामला बहुत अहम है और कुछ सवालात उसमें बहुत अहम। राइट। इस वक्त जो सूरत हाल है, पहली बात आप फ्रंट ये है कि तकरीबन 300 यूएस रेजिडेंट्स, जो यूएस नेशनल्स हैं, उनको गज़ा से एवैक्यूएट कर लिया गया। Right. वो फंसे हुए थे। नेतन्याहू ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है किसी भी किस्म के सीज़ फायर को। एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि इसराइल इस वक्त अपनी जो लोग मारे जा रहे हैं ना, और जो उनके फ़ौजी मारे जा रहे हैं और जो उनका नुकसान हो रहा है, उसको अंडर रिपोर्ट कर रहा है। एक तो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, दूसरा जो है वो उनके जो इंसानी जानों का, उनके सोल्जर्स का नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस का आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो जो आयरन डोम, सब ने देखा है कि आयरन डोम उनके पास है, उसकी कोई 8 बैटरीज़ हैं, और हर बैटरी में जो है वो 8-10 बैटरीज़ हैं जो ऑपरेशनल हैं इस वक्त, और हर बैटरी में 70 से 80 इंटरसेप्टर्स होते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स के। वहाँ से कोई भी रॉकेट आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए वो जो है एक मिसाइल फायर करता है, इंटरसेप्टर फायर करता है, जो उसको फ़िज़ा में तबाह कर देता है। राइट। उस एक इंटरसेप्टर की कॉस्ट जो है वो मिनिमम जो है वो $60,000 है। सही। और हमास के एक रॉकेट की प्राइस पता है कितनी है? $300। नो कंपैरिजन।
$300 या फॉर दैट मैटर जो रॉकेट लबनान से फायर होते हैं, लबनान के पास 1,20,000 से 1,50,000 बना लेते हैं। 50,000 के दरमियान जो है वो डॉलर की कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, पाकिस्तानी नहीं, आप उनका सोचें। $300 का, मैं तो इधर की बताऊंगा ना। हाँ, तो $300 का जो है वो वहाँ से फायर करते हैं रॉकेट, और इधर से इनका 60,000 का एक इंटरसेप्टर। और ये अब वीडियोस आ रही हैं कि उनके अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ना, जो कभी इससे पहले नहीं देखा गया, उनके शार्पनल्स जो हैं, उनके जो टुकड़े हैं, या वो कहीं एक तो गलत जगह पर गिर रहे हैं, इसराइल के अंदर ही गिर रहे हैं इंटरसेप्ट किए बगैर। दूसरा, उनके टुकड़ों से, अब एक मोटरसाइकिल वाले की एक वीडियो आई हुई थी, मोटरसाइकिल वाले को जाकर लगा और वहाँ पर अपना इसराइली शहरी जो है वो उसमें मारा गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है। सही। एक तो ये हो रहा है। दूसरा ये कि जो आयरन डोम है वो रॉकेट्स के लिए, लो ट्राजेक्ट्री के और क्रूज मिसाइल्स के लिए बड़ा इफेक्टिव है। ये सबको मालूम है कि किसी भी जो न्यूक्लियर थ्रेट जिस वक्त आप कर रहे हैं, अगर आप इन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, हो सकता है कोई और भी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हो। सही। आप तो ये कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आप डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर तो नहीं है। जो हाई ट्रैजेक्टरी पे फायर होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके लिए आयरन डोम इफेक्टिव नहीं है। राइट। तो कौन कौन से मुल्क हैं जिनके पास हाई ट्रैजेक्टरी जो यहाँ पर इसराइल को हिट कर सकते हैं, और अगर ख़ास तौर पर शाम की साइड से आकर हिट करते हैं, गोलान हाइट्स की साइड से हिट करते हैं, या फिर जो अब मिसाइल अटैक्स के बारे में हिजबुल्लाह की तरफ से चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब एक तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख लोग गज़ा में इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। लोग जो है वो ज़ाहिर है कि जब अपने घर से निकलते हैं तो उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं होती, उनके पास उनके सोने का, रहने का कोई बंदोबस्त नहीं होता। फिर ये जिस किस्म की बम्बार्डमेंट हो रही है, इतना सा इलाका है, 20 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ के जो सीवरेज सिस्टम है वो तबाह हो चुका है, गटर जो है वो उबल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। अदरवाइज़ एक तो लोगों को मार रहे हैं। जबालिया कैंप पर फिर हमला हुआ है, फ्रेश हमला, और उसका मकसद यही है कि इन सब को भगा के सहराए सीना की तरफ धकेल दिया जाए और इनका बंदोबस्त वहाँ पर कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए इनसे जान छुड़ाई जाए। ये है वो मंसूबा जिसके लिए अब जो कहानी के लिए, दिखाने के लिए सिर्फ जो है वो इन्होंने किया ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने दौरा किया इसराइल का। इसराइल CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी पहुँचे हुए हैं। अच्छा। और इनका मकसद जो है वो सीज़ फायर इंश्योर करना नहीं, वो अपने टारगेट्स के लिए ये सारी कहानी कर रहे हैं कि जनाब इसराइल फ़लाँ कह रहा है। नेतन्याहू ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है कि पहले आपके पास जो हमारे कैदी हैं उनको छोड़ दो। प्रैक्टिकली इस वक्त इसराइली फोर्सेस वो गज़ा का मुहासरा, गज़ा शहर का मुहासरा कर चुकी हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2005 के बाद पहली मरतबा इसराइल इतना डीप इनसाइड गज़ा आया है। 2005 के बाद से वो कभी गज़ा में इस मकाम तक नहीं पहुंचा जहां पर वो पहुंच चुका है, और इस वक्त बड़ा डिसाइसिव टाइम है। ये वहां पर आएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने वो जो टनल्स हैं, सुरंगें हैं, वहां पर घुसने की कोशिश नहीं की। सही। वहाँ पर वो नहीं घुसे। अब ये ट्रिकी मामला है कि उनके जो कैदी हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। वो हमास के पास एक बड़ी बारगेनिंग चिप भी है, लेकिन अभी इसने इवेंट्स ने अनफोल्ड होना है और डिफरेंटली अनफोल्ड होना है। मज़ीद मैं कोई खबरें रख दूँ आपके सामने, फिर हम उस मामले पर आ जाते हैं। जो हिजबुल्लाह का मामला है वो बहुत अहम है। इसमें जो है वो एक तो नेतन्याहू ने ये कर दिया, महमूद अब्बास की मुलाकात हुई जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं एंटनी ब्लिंकन के साथ, उसमें भी कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला। उसके अलावा जो है वो इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स, उनके ऊपर मैं सेपरेटली क्योंकि बात करनी है। जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो गए तुर्की, और तुर्की जहाँ उन्होंने लैंड करना था उस एयरपोर्ट के ऊपर तुर्क शहरियों ने हमले कर दिए, और अपने शहरियों को ऊपर फिर उनको हटाने के लिए, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली तो आप ये बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते ना, उनके ऊपर फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनके ऊपर टीयर गैस भी, शेलिंग जो है वो भी की गई है ताकि और फिर ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आ रहा है कि इस वक्त बिल्कुल बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो गया है।
इसके अलावा ये मेन जो है वो इस वक्त सूरत हाल यही है। इराक़ में जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इराक़ में अमेरिका का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सफारत खाना इराक़ में, दूसरे नंबर पे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में है। लेकिन जो तादाद है उनके लिए वहाँ पर काम करने वालों की अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, इराक़ में कम है। कंपाउंड और उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सफारत खाना है। वहाँ पर जो ईरानी बैक्ड मिलिशियाज़ हैं, कताइब हिज़्बुल्लाह, कताइब सैयदुश्शुहदा, एक तो 7 अक्टूबर के बाद से इन्होंने हमले शुरू कर दिए थे अलैन और दीगर जिन बेसिस के ऊपर अमरीकी सोल्जर्स मौजूद हैं। अब इन्होंने डायरेक्टली थ्रेट करना शुरू कर दिया है यूएस एम्बेसी इन इराक़ कि इसे खाली करें और यहाँ से जाएं। अच्छा, इराक़ी गवर्नमेंट जो है और उसके स्पोक्स पर्सन वो उसको ओन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा वो नहीं है। लेकिन इराक़ी पार्लियामेंट जो है उसने रेजोल्यूशन पास किया कि फिल फॉर अमरीकी अपने यहाँ पर जो अड्डे या प्रेजेंस है उसको खाली करें और जाएं, और इराक़ी एम्बेसी जो है इराक़ में जो अमरीकी एम्बेसी है उसको खाली करें और वापस जाएं यहाँ से। अब ये सूरत हाल चल रही है और वहाँ पर उन्होंने अब ओपनली कताइब हिज़्बुल्लाह और इन्होंने अटैक्स करने की धमकी दे दी है कि अब हम एम्बेसी को भी अटैक करेंगे। दिस अगेन इज़ अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं जो मामला हिज़्बुल्लाह का है। हिज़्बुल्लाह के हवाले से उन्होंने तमाम जो फ्रंट्स हैं सदरन लबनान में, जनूबी लबनान में बॉर्डर जहाँ पर मिलता है शीबा फॉर्म और ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ से तमाम फ्रंट्स खोलने का ऐलान कर दिया। ऑल आउट वॉर का मसला क्या है? फिल वक्त जो अमरीकी बहरी बेड़ है जी, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर विद मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स और बरतानवी बेड़, वो वहाँ पर मेडिट्रेनियन में खड़े ही हिज़्बुल्लाह और लबनान के लिए। जो कंपोजिशन है वहाँ पर पॉपुलेशन की, उसमें 34-35% जो है वो शिया हैं, इसी तरह 33-34% सुन्नी पॉपुलेशन है, फिर उसमें जो है क्रिश्चियंस की बड़ी तादाद है, दीगर जो रिलीजन्स हैं उनके लोग रहते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग उनके पास नंबर नहीं है। दूसरा ये कि वो स्टेट एक्टर नहीं है हिज़्बुल्लाह। अब हिज़्बुल्लाह के किसी भी एक्ट की वजह से लबनान के ऊपर अगर बमबारी शुरू हो जाती है तो उनको जस्टिफाई करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ग्रोह के लिए अगर वो लड़ रहा है। उन्होंने अपने फ्रंट सारे खोल दिए और मसला उनका ये है कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास एयर पावर नहीं है। अच्छा, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब कुछ इतलात ये आ रही हैं कि सीरिया के पास रशियन मेड बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम है जो F-16 तैयारों को भी शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, F-35 के लिए भी डेंजर हो सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो थोड़ा सा हाईली बहुत उसका F-16 के हवाले से तो है और रैप्टर्स के हवाले से। दूसरा वो जो मिसाइल है उसके लिए भी बड़ा इफेक्टिव, क्योंकि वो पैट्रियट का तकरीबन नेमोल बदल है। जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो वैगनर ग्रुप ने जो रशिया का है उसने भी ऑफ़र किया है कि हम लबनान को दे रहे हैं, और ऐसी इतलात हैं कि सीरिया से भी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। एक तो ये एरियल उसका मसला है। दूसरा, हसन नसरुल्लाह ने जो खिताब किया था उस खिताब में 2-3 बातें थी बड़ी अंडर रिपोर्टेड बातें हैं। एक ये कि उन्होंने कहा कि ये जो पता यही चलता था कि इस खिताब से बिल्कुल पहले धमकी मिली है बम्बार्डमेंट की और डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान, एक ईरान के ऊपर, दूसरा लबनान में बैरूत के ऊपर उन्होंने कहा कि हम आएंगे और फ्लैट करेंगे। अब ये एक थ्रेट, और दूसरा जो अरब दुनिया है उसने हिज़्बुल्लाह को कहा है कि आप इस लड़ाई में ना पड़े। अच्छा, अब कौन से अरब ममालिक हैं एग्जैक्टली इसके हवाले से क्लैरिटी नहीं है, जिन्होंने तस्लीम की है, जी मोस्ट प्रोबेबली वही हो सकते हैं। और जो अभी यमन को भी अपनी फ़िज़ाई हदूद में इस्तेमाल करने दे रहे, बल्कि अमेरिका और उनसे कह रहे हैं कि हमें मिसाइल जिनके मुज़ाकरात चल रहे थे, हमें मज़ीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम दें, हम जो हूसीज़ हैं उनके फायर किए हुए मिसाइल्स को रोकेंगे और लड़ते भी रहे हैं उनसे। अब वो जो है एक तो उन्होंने किया। अब लबनान ने किया क्या है कि इसमें डायरेक्ट कूदने के बजाय उन्होंने फ्रंट बाकायदा एक्टिव कर दिया। इसराइल ने वहाँ पर कुछ अटैक्स किए हैं साउथ लबनान की तरफ, और जवाब में बड़ा मिसाइल हमला जो है
वो 1 से ज़ायद आज रिपोर्ट हुए, पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के ज़रिए अटैक किया है। इसराइल कह रहा है कि सिविलियन मरे हैं। लबनान में हिजबुल्लाह क्लेम कर रही है कि फौजी मरे, टैंक APC उस पर मौजूद फौजी मरे और ज़ख्मी हुए हैं। अब जो इसराइलीज़ हैं वो अपनी थोड़ा सा नंबर जो है वो कम बता रहे हैं, अगरचे गज़ा के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये जो हमारी मूवमेंट है इसमें बड़ी एडवांसमेंट हुई है, बड़ी सक्सेस हुई है, लेकिन सच अ सक्सेस डज नॉट कम विदाउट लॉसेस, सो वी हैव लॉस्ट सेवरल डजन। जब आप सेवरल डजन कहते हैं ना कि कई दर्जन, अब वो कई दर्जन जो है वो सैकड़ों होंगे। तकरीबन 350 वैसे टोटल उनने माने हुए शायद। नहीं, वो अब सिर्फ इस एनसर्कलमेंट की बात कर रहा हूँ, वो तो नंबर अलहदा है ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो 7 अक्टूबर का नंबर है, 7 अक्टूबर के बाद का नंबर है। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 डेज। लास्ट 2 डेज में जब इन्होंने यहाँ पर घुसने के बाद एडवांसमेंट किया गजा सिटी तक, जब तो ये ज़मीनी हमला कर, अब उसमें मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि वहाँ पर उन्होंने कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। हिजबुल्लाह जो हमास है वो अफेक्ट नहीं होती, आपने उनका इंटरनेट बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, सब कुछ कर दिया, उनके पास हर चीज़ अपनी मौजूद है, उनके पास वो इसराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम या इसराइल के दिए हुए तो नहीं चलते ना, कि एक बंदे ने दूसरे से रब्ता करना है तो इस तरह तो नहीं होता। उनके पास अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। वहाँ पर जो इस वक्त नस्ल कुशी कर रहा है इसराइल, उस पर पर्दा डालने के लिए कि उसकी खबर बाहर ना जाए, उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन इतलात जो अभी तक आ चुकी हैं वो ये कि जब से ये गज़ा की तरफ इन्होंने मूवमेंट शुरू की है, ये आगे आते हैं, वो टनल्स में इनके पीछे से निकलते हैं और आकर फिर इनको जो है ट्रैप करके जहन्नम हासिल करते हैं। सही। तो ये इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है जो चल रही है। लेट्स सी के आगे फिर इसने किस तरह अनफोल्ड होना है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।